अध्याय 981। बेटियां। विक्टर जानता था कि उसे चीजों को गलत दिशा में ले जाने की आदत है। वह जो भी काम करने की सोचता था उसका अंत निश्चित रूप से पूरी तरह से विचित्र तरीके से होता था या किसी ऐसे तरीके से होता था जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। और ये घटनाएं जितनी भी अजीब होती थीं, वे निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से उसके लिए फायदेमंद होती थीं। ये निश्चित रूप से उन मामलों में से एक था। लेकिन आज जो कुछ हुआ, वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वह बस उस वस्तु के साथ महसूस की गई पहचान को समझना चाहता था और यह समझना चाहता था कि वह वस्तु क्या है। लेकिन इस जिज्ञासा के कारण वह कुछ तक पहुंच गया जिसे वह समझ नहीं पाया। और उस कुछ ने अपने सार को दुर्लभ शैली में इस्तेमाल किया, उसके अपने सार के साथ उसे एक बेटी बनाने के लिए। एक बेटी जिसने एक अलौकिक भगवान का नाम धारण किया। यह साधारण तथ्य कि उसने एक अलौकिक देवता को छू लिया था, उसे बहुत चिंतित कर गया, और ऐसा इन देवताओं की प्रसिद्धि या इस तरह की किसी बात के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि अलौकिक देवता कुछ ऐसे थे जो वास्तविकता की धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते थे। उनकी उपस्थिति से ही उनके आसपास भयानक परिणाम सामने आए। उनके लिए ऐसा होना ठीक था। आखिरकार यह उनके लिए एक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और वह इसे खुद नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति इन शक्तियों के साथ प्रकट हुआ, चीजें समस्याग्रस्त होने लगी। अपनी बेटी को देखते हुए उसे लड़की से उसकी मां का नाम पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह कौन है। लेकिन फिर भी चिंता के कारण, ये साबित करने के लिए कि वह गलत नहीं है, उसने फिर भी पूछ लिया, आपके माता पिता कौन है? और लड़की की प्रतिक्रिया ने उसे निराश नहीं किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। अजाटोथ माँ। उसने एक बड़ी मासूम मुस्कान दी और फिर उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ और भी स्पष्ट कहा। विक्टर फादर, ओमू। उसने अपनी छोटी भुजाएं पार की और सिर हिलाया। 1 साल की बच्ची को इस तरह से व्यवहार करते देखना अजीब था, लेकिन उसके बचाव में कहा जा सकता है कि वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। वह भले ही छोटी थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बहुत खतरनाक थी। वहां एक कानफोड़ू सन्नाटा छा गया, और अमारा और रॉक्सेन भी विक्टर की तरह ही अविश्वास में थे, जो यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। विक्टर ने हवा में तैरते हुए गोले को देखा और आह भरी। उसने गोले को पकड़ लिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, गोला उसकी कलाई में घुस गया, और उसे लगा कि उसका किसी दूर के व्यक्ति से संबंध है। बहुत दूर। उसे ये भी नहीं पता था कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कहाँ है, लेकिन यह निश्चित था कि वह ऐसी जगह थी जहां उसकी मौजूदा शक्तियों से पहुंच पाना असंभव था। अजाटोथ ऊपरी क्षेत्रों में रहता है। जब विक्टर के मन में यह विचार आया, तो उसे गोले से एक पुष्टि महसूस हुई। वह सीधे गोले के माध्यम से संवाद नहीं कर सकता था, लेकिन जाहिर है, वह इसके इरादे को महसूस कर सकता था। अपनी बेटी की ओर देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? माँ को जेल से भागने में मदद करने के लिए? क्या मुझे पिताजी से सीखना होगा? उसने उत्तर दिया, ऊपर देखते हुए जैसे वह अपने मन में खोज रही हो। जेल से भागना? उसका क्या हुआ? मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप जानते हैं कि जेल कहाँ है? हाँ, करता हूँ। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? योग ने अपना सिर हिलाया, बहुत कमजोर, बहुत छोटी। विक्टर ने अन्य प्रश्न पूछे जिनका उसकी बेटी ने लगातार और ईमानदारी से उत्तर दिया, और जल्द ही उसे सब समझ में आ गया। उसे इस बात का बुनियादी ज्ञान है कि उसके पिता और माता कौन है और उसके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। अस्थोथ ने शायद उसे भागने में मदद करने के लिए बनाया था और केवल उसके लिए आवश्यक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया था। फिर से, जब विक्टर ने ये सोचा, तो उसे क्षेत्र से एक पुष्टि महसूस हुई। विक्टर ने आह भरी, और सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी बेटी को नकारना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उसकी बेटी थी। उससे आने वाली अपनेपन की भावना इसका सबूत थी। उसकी उपस्थिति में उसे अपनी ही प्रजाति से जुड़े होने का एहसास तो था ही। ये भावना उस भावना से भी अधिक प्रबल थी जो उसने रसातल से आए उस प्राणी से महसूस की थी। यदि रसातल से आए प्राणी से जो कुछ उसने महसूस किया वह उसके लिए कुछ समान था, तो लड़की से जो कुछ उसने महसूस किया वह भी उसके लिए कुछ समान था, लेकिन थोड़ा अलग था। वह बिल्कुल उसके जैसी तो नहीं थी, लेकिन इतनी तो थी कि उसके बराबर थी। डॉट डॉट डॉट। क्या वह व्याख्या समझ में आई?
हो सकता है कि विक्टर ने उसे उस तरह से समझाया हो, लेकिन उसे वह समझ में आए। गणितीय दृष्टि से योग 99% उसके समान था, केवल 1% ऐसी चीज थी जो उससे पूरी तरह भिन्न थी, कुछ ऐसा जो उसके और अजाटोथ के लिए अद्वितीय लगता था। क्षेत्र में एक पुष्टि महसूस हुई, जिससे साबित हुआ कि उनके विचार सही थे। दूसरी ओर रसातल से आया प्राणी कुछ ऐसा था जिसमें उसके समान केवल 2% ही था। कोई कह सकता है कि वे खाद्य श्रृंखला में एक बहुत दूर की उप प्रजाति थे, जिसमें उसके अस्तित्व को बनाने वाले अवशेष थे। विक्टर ने फिर से आह भरी और इस मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर वह नीचे बैठा और उस छोटी लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके चेहरे को देखते हुए, जो लगभग उसकी हूबहू नकल थी, वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह उसकी बेटी थी। बेशक वह ऐसा नहीं करेगा। छोटी लड़की ने उसे देखकर बहुत मुस्कुराया, अपने सफेद दांत दिखाए, और उसके चेहरे को गले लगा लिया। पिताजी बहुत सुंदर हैं, हे। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन ऐसा उसकी बेटी की प्रतिक्रिया के कारण नहीं था। आखिरकार, वह जानता था कि वह सुंदर है। इसका कारण यह था कि उनके आसपास का स्थान विकृत हो रहा था। लड़की की उत्तेजना के सामने वास्तविकता बहुत कमजोर लग रही थी। ठीक है, एक बाहरी भगवान, हो। मैं समझ गया। भले ही वह एक बच्ची थी, फिर भी वह एक बाहरी भगवान थी। योग, अपने आप पर नियंत्रण रखो। उद्धरण चिन्ह ... खुद पर नियंत्रण रखूं। मैं ये कैसे करूं? उसने उलझन में उससे पूछा। विक्टर ने फिर से आह भरी। बेशक वह ये नहीं जानती होगी। वह मूल रूप से एक बच्ची है। विक्टर ने अपना मुंह खोला और ड्रैगन्स की भाषा में बोला, रुक जाओ और सामान्य हो जाओ। उसने स्पेस को उनके चारों ओर जाने का आदेश दिया, लेकिन स्पेस ने उसे अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह एक तुच्छ नागरिक हो। उसकी क्षमता काम नहीं कर रही थी। NOWELLBEJAN.com। अमारा और रॉक्सेन ने तुरंत उसके शरीर में प्रवेश किया। विक्टर, वह एक बाहरी भगवान है, इसलिए शायद केवल एक और बाहरी भगवान ही उसे प्रभावित कर सकता है, रॉक्सेन बोली। विक्टर को लगा कि यह बात सही है। फिर उसने अपने दुर्लभ रूप को अपनाया और उसका इस्तेमाल किया। उसका शरीर उस जानी पहचानी ऊर्जा से आच्छादित था, और उसका पूरा शरीर किसी ऐसी चीज में विकृत हो गया था। विचित्र, ऐसी चीज जिसे देखने मात्र से ही कोई साधारण व्यक्ति पागल हो जाए। योग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फिर से उसे गले लगा लिया। पिताजी बहुत सुंदर हैं, पहले से भी ज्यादा सुंदर। जैसा कि उसी प्रजाति के किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, वह विक्टर के रूप रंग पर पूरी तरह से उदासीन रही। विक्टर स्वयं उस क्षेत्र से आ रही उत्तेजना को महसूस कर सकता था, जिसे उसने तुरंत नजरअंदाज कर दिया, और अपनी बेटी की शक्तियों पर अपना प्रभाव डाला। रुकना। इस बार वास्तविकता ने स्वयं उसकी आज्ञा मान ली। पुनः सामान्य हो जाओ। मानो उनके शब्द ईश्वरीय आदेश थे, सब कुछ सामान्य हो गया, कुछ भी असामान्य नहीं रह गया। विक्टर ने योगा की ओर देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं, और उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। छोटी लड़की अभी भी अनजाने में अपनी शक्ति और प्रभाव का रिसाव कर रही थी। अब जबकि वह सक्रिय रूप से अपने दुर्लभ रूप का उपयोग कर रहा था, वह अपनी बेटी की अवधारणाओं को पहचान सकता था। अंतरिक्ष, अमूर्तता और शून्यता। विक्टर अवाक रह गया, विशेष रूप से अंतिम अवधारणा के बारे में। शून्यता, ऐसी टूटी हुई शक्ति। शून्यता हेरफेर, वास्तविकता हेरफेर के पुनर्तः विपरीत रूप से अधिक कुछ नहीं था। जो वास्तविक था, उसमें हेरफेर करने के स्थान पर शक्ति ने उपयोगकर्ता को अवास्तविक को नियंत्रित करने की अनुमति दी, जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं था, जिसके गुणों में बहुत भिन्नता थी। उपयोगकर्ता द्वारा एक गैर मौजूद अंतरिक्ष को स्वतंत्र रूप से हेरफेर करने में सक्षम होने से लेकर उन चीजों को जन्म देने तक, जो वास्तविकता के तर्क से अनिवार्य रूप से अस्तित्व में नहीं हो सकती थी, उस शून्य स्थान के नियमों को निर्धारित करने तक, जिसमें एक व्यक्ति खुद को पाता है। ये नियम उपयोगकर्ता की इच्छानुसार अवास्तविक को जन्म देने और नियंत्रित करने से लेकर उपयोगकर्ता की इच्छानुसार किसी भी चीज के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने, उच्चतम संभव स्तरों पर उसे मिटाने, मात्र पदार्थ से लेकर वास्तविकता के हर पहलू तक सब कुछ मिटाने, जिसमें आध्यात्मिक और अमूर्त अवधारणाएं शामिल हैं। क्षमता के एक अधिक परिमाणित और स्पष्ट उदाहरण में, उपयोगकर्ता गैर अस्तित्व को इस तरह से नियंत्रित कर सकता है जैसे कि वह वास्तविकता के भीतर हो, ऐसी चीजों को जन्म दे सकता है जो अनिवार्य रूप से अस्तित्व में नहीं हो सकती हैं, साथ ही उलटने के कार्य भी कर सकता है।
जैसे कि जो मिटा दिया गया है उसे वापस लाना, या सामान्य मामले में गैर अस्तित्ववादी शरीर विज्ञान वाले प्राणियों को प्रभावित करने में सक्षम होना। उदाहरण के लिए, ये छोटी लड़की चाहे तो वह मूलतः वह सब कुछ वापस ला सकती है जिसे आदिम मृत्यु ने मिटा दिया था। जब तक वह जानती है कि उसने क्या मिटाया है, वह मूलतः अंत की अवधारणा का प्रतिकार कर सकती है। मानवीय भाषा में कहें तो वह कंट्रोल जोर Z दबाकर डिलीट की गई सभी चीजें वापस ला सकती थी। और सबसे बुरी बात यह भी नहीं थी। अंतरिक्ष और अमूर्तता की विशेषताओं के कारण उसकी शक्तियों का समूह न केवल मृत्यु का खंडन करता था, बल्कि अनंत के खिलाफ एक प्रतिवाद के रूप में भी काम करता था। उद्धरण अजाटोथ का ये कैसा अस्तित्व है कि वह इतनी सहजता से ऐसा कुछ दे रहा है, विक्टर ने सोचा। और अगले ही क्षण उसने उस गोले से गर्व की भावना आती हुई महसूस की, मानो वह कह रहा हो, देखो मैं कितना महान और शक्तिशाली हूं। विक्टर ने एक और गहरी सांस छोड़ी। उसे लगा कि आज का दिन बहुत लंबा होगा। अध्याय 982, बेटियां 2। वह कुतिया, मैं उसे मार डालूंगा। चारों ओर शुद्ध ज्वालाओं के विशाल विस्फोट सुनाई दे रहे थे, क्योंकि क्रोधित ड्रैगन ने दृष्टि में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया था। वायलट को महारानी के योग्य शालीनता प्राप्त हुए कुछ समय हो गया था, लेकिन यह महारानी कभी भी वैसी वायलट नहीं रही जैसी विक्टर ने कई साल पहले पहली बार देखी थी। एक परिपक्व यंडेरे के रूप में जो अपने पति के साथ साथ विकसित हुई थी, वह कई चीजों को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन यह विक्टर के साथ किसी और का बेटी को जन्म देना ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह इतनी आसानी से स्वीकार कर सकती थी, और इसका सबूत गुस्से का ये विस्फोट था। लाइन में लग जाओ, वायलट, मैं ही उसे मारने जा रही हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो कुतिया। लियोना की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद अन्ना की लंबी आह निकली। शायद उन्हें शांत होने में कुछ समय लगेगा। सौभाग्य से बाकी लोग उन दोनों की तरह पूरी तरह से नहीं फटे। हमारे लिए भी कई क्रोधित ड्रैगन का होना एक बड़ा सिरदर्द है, अन्ना ने अपने विचार व्यक्त किए। वर्तमान में विक्टर की सभी पत्नियां और प्रेमी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। चर्चा एक अजीब शब्द था क्योंकि वे वास्तव में ऐसा नहीं कर रहे थे। अधिकांश महिलाएं एक घेरे में बैठी थीं और ऊनो खेल रही थीं। जो समूह चीजों पर चर्चा करने में सबसे अधिक रुचि रखता था, वह वे लोग थे जिन्होंने अपने दिमाग का अधिक उपयोग किया, जैसे कि रूबी, वेलेनोरा और अलाइन। विक्टर ने जब ये दृश्य देखा तो उसे एक प्रकार का पूर्व दृश्य डेजा वू महसूस हुआ। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, उसने सोचा। सौभाग्य से उसके पास समय को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता थी, इसलिए वह किसी की उपेक्षा करने की चिंता किए बिना उन सभी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकता था। भले ही उसने और पत्नियां न बनाए हों, लेकिन उसे यकीन था कि भविष्य में और भी पत्नियां होंगी, और भविष्य की सदस्य उसकी अपनी बेटियां होंगी। विक्टर की मानवीय नैतिकता बहुत पहले ही बिखर चुकी थी, और जब वह एक ड्रैगन भगवान बन गया जो अनिवार्य रूप से जीवन का निर्माण कर सकता था, तो उसकी नैतिकता और भी कम हो गई। उसके पूर्व व्यक्तित्व में जो कुछ बचा था, वह था परिवार के बारे में उसका अपना विश्वास और निर्दोषों के खिलाफ कभी भी अपना हथियार न उठाने की उसकी योद्धा की नैतिकता। पूर्व व्यक्तित्व अडिग रहा। आखिरकार यही उसका प्राथमिक व्यक्तित्व था और यही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। बाद वाला व्यक्तित्व सृष्टि पर अपनी क्षमताओं के कारण हिल गया था। एक ऐसे ईश्वर के सामने जो जीवन का निर्माण कर सकता था और अपराध तथा निर्दोषता का निर्णय कर सकता था, नैतिकता जैसी चीजें निरर्थक थी। केवल इस क्षण ही विक्टर को वास्तव में समझ में आया कि अतीत में एफ्रोडाइट जैसे देवता कैसा महसूस करते थे। लेकिन यह समझने का मतलब यह नहीं था कि वह उन देवताओं की तरह व्यवहार करेगा। वह उनसे कहीं बढ़कर था जो इतना तुच्छ था और ऐसी तुच्छ बातों से चिंतित था। यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी पत्नी और गुरु के प्रति अपार सम्मान के कारण वह अपने योद्धा के आचार संहिता के प्रति सच्चे रहे, एक ऐसी संहिता जिसे स्वयं स्कैथर ने भी नहीं तोड़ा जब वह अपनी वर्तमान शक्ति तक पहुंची। बाहरी लोगों को वह पागल लग सकती है, लेकिन वह केवल उन लोगों को मारती थी जो उसके खिलाफ तलवार उठाते थे या किसी तरह से उसका अनादर करते थे। ये रुख विक्टर के रुख से काफी मिलता जुलता था। अंत में ये विचार किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से बेकार लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था।
सीमाओं को स्थापित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना सीमाओं के एक प्राणी के रूप में वह अत्याचार कर सकता था जिसका उसे भविष्य में पछतावा होगा। जब विक्टर इस पर विचार कर रहा था और गुस्से में वॉलेट को देख रहा था, जो सबसे ईर्ष्यालु पत्नियों के साथ मिलकर अपना सारा क्रोध प्रकट कर रही थी, रूबी, जो आश्चर्यजनक रूप से बहुत शांत थी, ने पूछा, एक शक्तिशाली बाहरी ईश्वर को कैसे कैद किया जा सकता है? इस प्रश्न ने विक्टर को चिंतन में डाल दिया। शायद वह उतनी मजबूत नहीं है जितना वह खुद को समझती है, कागुया ने सोचा। एक ऐसा प्राणी जो अपने और विक्टर के थोड़े से सार से ही इतने शक्तिशाली अस्तित्व का निर्माण करने में सक्षम है। मैं उसे सामान्य से कहीं ऊपर मानती हूँ, रूबी ने योग की ओर इशारा करते हुए कहा, जो विक्टर की गोद में था। भले ही वह नहीं जानती थी कि लड़की की शक्तियां क्या थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह अत्यधिक असामान्य थी। इसे न देख पाने के लिए किसी को अविश्वसनीय रूप से अंधा होना पड़ेगा, ये देखते हुए कि लड़की की मात्र उपस्थिति अंतरिक्ष को विकृत कर रही थी। NOLB-JAN.com। वर्तमान में विक्टर अपने दुर्लभ रूप में था। हालांकि अपने परिवार को पागल होने से बचाने के लिए उसने खुद को सुरक्षा और भ्रम की कई परतों से घेर लिया था। यही कारण था कि कोई भी उसके पास नहीं आता था। हाँ, मुझे पता है, मिथक लवक्राफ्ट की किताबों से अलग हो सकते हैं, लेकिन रहस्य बना हुआ है। अज़ातोथ जैसे प्राणी को कैसे कैद किया जा सकता है? और ऐसा करने की क्षमता किसके पास है? कागुया ने सोचा। हालांकि उसके चारों ओर सुरक्षा की इस परत के बावजूद, हर कोई उसके और योग के चारों ओर अंतरिक्ष को फैलते, विकृत होते, सामान्य स्थिति में लौटते और फिर प्रक्रिया को दोहराते हुए देख सकता था। सृष्टि स्वयं दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करने में असमर्थ थी। ठीक है, फिर भी संभावना मौजूद है। इस लड़की की मां को जिसने भी कैद किया है, वह किसी बाहरी ईश्वर से निपटने के लिए बहुत शक्तिशाली प्राणी होगी, जिसे अक्सर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ के रूप में वर्णित किया जाता है, कागुया ने कहा। याद रखें, मिथक हमेशा सटीक नहीं होते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं स्वर्गीय पिता है। मनुष्य उन्हें सर्वशक्तिमान मानते हैं, और हम जानते हैं कि यह सच नहीं है, रूबी ने बताया। हाँ, मुझे पता है। मिथक लवक्राफ्ट की किताबों से अलग हो सकते हैं, लेकिन रहस्य बना हुआ है। अज़ातोथ जैसे प्राणी को कैसे कैद किया जा सकता है? और ऐसा करने की क्षमता किसके पास है? कागुया ने सोचा। मेरा सबसे अच्छा अनुमान, आदिमानव, वे संतुलन के प्रति जुनूनी होते हैं, और विक्टर और इस छोटी लड़की ने अपनी उपस्थिति से जो दिखाया है, उससे पता चलता है कि वास्तविकता, सृजन और संतुलन उनके जैसे प्राणियों के लिए बहुत नाजुक है, विशेष रूप से अस्थोथ के स्तर पर, साशा ने कहा। अगर यह प्राइमोर्डियल्स है, तो ये कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वेलेनोरा ने कुछ ही सेकंड में लवक्राफ्ट की सभी किताबें पढ़ने के बाद कहा। वह मिथ को समझना चाहती थी ताकि यह जान सके कि वे किस तरह की स्थिति से निपट रहे थे। वह ये भी समझना चाहती थी कि कैसे एक नश्वर, बाहरी भगवान के पागलपन को देख पाया और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा। मैं वेलेनोरा से सहमत हूँ। आदिमानव सृष्टि का एक विशिष्ट भाग हो सकते हैं, जिनके क्षेत्र में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हम यहाँ एक बाहरी ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वह किसी आदिमानव द्वारा कैसे कैद हो सकती है। चर्चा जारी रही और कागुया, वेलेनोरा, एफ्रोडाइट और अलाइन जैसी लड़कियां इस बात पर चर्चा करती रहीं कि यह कैसे संभव था, तथा निक्स और गया जैसी प्राचीन देवियां समय समय पर देवताओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करती रहीं। हालांकि बाद के दोनों लोग उतने अनुभवी नहीं थे, लेकिन आदिमानव के रूप में उनकी राय पूरी तरह से अमान्य नहीं थी। यहां तक कि खुद अमातेरासु ने भी इस मामले पर अपनी राय दी। इस बीच मारिया, नताशा, मोर्गाना, एग्नेस, रॉबर्टा, मेडुसा, स्कैथा और हारुना विक्टर की गोद में बच्चे को गौर से देख रही थीं। वे वायलेट और लियोना के साथ समूह में सबसे अधिक ईर्ष्यालु थीं, और अपनी बेटी में विक्टर का ऐसा भौतिक प्रतिनिधित्व देखकर उनकी इच्छाएं भड़क उठी। उनकी ड्रैकोनिक आंखें शुद्ध शक्ति से चमक उठी, क्योंकि उनका ध्यान लड़की से हटकर विक्टर की ओर चला गया, जो केवल आहें भर सकता था क्योंकि यह पूर्वानुमानित था कि ऐसा होगा। वह जानता था कि जब उसके खून की बेटी होगी, तो एक चेन रिएक्शन होगा। धिक्कार है, ज़ालिद्राक ज़ेवनोर एल्डेब्लेड गर्मी में लगभग हाइपरवेंटिलेट कर रही थी, जबकि विक्टर को देखते हुए उसकी आंखें फैलती और सिकुड़ती हुई लग रही थी।
दुनिया की सारी शक्ति के बावजूद विक्टर को ज़ालद्राक को देखते हुए थोड़ी आशंका महसूस हुई। ड्रैगनेस पूरी तरह से संयम से बाहर लग रही थी। यद्यपि मिजुकी, ईव, ब्रूना, ताशा, माया, हेस्टिया, विक्टोरिया, जीन, एलेनोर, रोज, सिएना, लेकेस, पेपर और नतालिया जैसी अधिक वश में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रही थी, केवल एक मेज के चारों ओर बैठकर ताश का खेल खेल रही थी और उदासीनता का दिखावा कर रही थी। वे विक्टर को अब काफी घातक नजर से देख रही थी, मानो वह मांस का एक बहुत ही स्वादिष्ट टुकड़ा हो। वे उदासीन बने रहने की कोशिश कर रहे थे और इसमें बुरी तरह असफल हो रहे थे। यह एक ऐसी मुद्रा थी जिसे नीरो और ओफिस ने भी साझा किया था, लेकिन उन कारणों से जो उनकी माताओं के नहीं थे। अपने पिता की असली बेटी के जन्म का सामना करने पर उन्हें खतरे का गंभीर एहसास हुआ। उनकी स्थिति को खतरा था। पहली बार उन्हें कुछ वैसा ही महसूस हुआ जैसा पिछली पत्नियां नई पत्नी से मिलते समय महसूस करती थी, एक ऐसी भावना जो विक्टर के उन सभी के प्रति समर्पण के कारण, साथ ही उनके प्रति उनके समर्पण के कारण, कभी भी अधिक विकसित नहीं हो सकी। पूरे समूह में से शायद केवल दानव देवियां ही इस विकास या ईर्ष्या के बारे में चिंतित नहीं थीं। आखिरकार यहाँ सभी के विपरीत उन्होंने सेवकों के रूप में शुरुआत की जिन्हें विक्टर ने युद्ध में पूरी तरह से कुचल दिया था, और विक्टर के सत्ता में आने के बाद बनी उनकी राक्षसी विचारधारा ने इस विचार को और बढ़ा दिया कि नरक का पूरा क्षेत्र विक्टर का है। यदि उनका राजा नरक की प्रथम परत की सभी राक्षसी महिलाओं को अपने निजी हरम के रूप में लेना चाहे तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वे अपने राजा के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और जानती थी कि वह कभी उनकी उपेक्षा नहीं करेगा, इसलिए उन्हें उन चिंताओं का एहसास नहीं हुआ जो कुछ अन्य लड़कियां महसूस कर रही थीं। इस वजह से वे मौजूदा स्थिति को समझने पर ज्यादा ध्यान दे रही थीं, न कि उस पर सोचने पर। इसी विचारधारा को निरपेक्ष तरीके से ताश खेल रहे समूह ने भी साझा किया। विक्टर ने कई बार साबित किया था कि उसका प्यार कितना विशाल हो सकता है, एक ऐसा प्यार जिसे वे लगातार महसूस कर सकते थे, जिसका श्रेय एक आत्मा बंधन के माध्यम से प्राप्त उनके संबंध को जाता है। यहाँ मौजूद सभी पत्नियां हमेशा के लिए विक्टर की थीं, ठीक उसी तरह जैसे विक्टर हमेशा के लिए उनका था। और अब भी इस खबर के साथ उसका प्यार एक विशाल ब्लैक होल की तरह भारी था, जिसकी अभिवृद्धि डिस्क ब्रह्मांड में चमक रही थी। उन्हें सिर्फ एक ही चीज महसूस हुई, ईर्ष्या। ईर्ष्या कि वे उसे बच्चा देने वाली पहली महिला नहीं है। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यह वायलेट की सबसे बड़ी शिकायत थी। दूसरी ओर ऑफिस और नीरो की स्थिति में ये गारंटी नहीं थी। वे गंभीर रूप से खतरे में थे, उन्हें छठी इंद्री का एहसास हो रहा था कि अब से अधिक बेटियां दिखाई देंगी। इसलिए उन्हें कुछ करने की जरूरत थी। जल्दी और तत्काल कुछ करो। अध्याय 983, बेटियां। 3। दूसरी ओर ऑफिस और नीरो की स्थिति में ये गारंटी नहीं थी। वे गंभीर रूप से खतरे में थे, उन्हें छठी इंद्री का एहसास हो रहा था कि अब से अधिक बेटियां दिखाई देंगी। इसलिए उन्हें कुछ करने की जरूरत थी। जल्दी और तत्काल कुछ करो। अपने पिता की गोद में बैठी अपनी नई बहन को देखकर वे उस बच्चे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव देख सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने उनके पिता को अपने लिए ही पा लिया हो। बेशक ये सब उनकी कल्पना मात्र थी जो उनके मन में उत्पन्न आंतरिक संकट के कारण उत्पन्न हुई थी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात करने का वादा किया हो। किसी के तेजी से चलने की आवाज सुनाई दी, और जल्द ही वायलेट गुस्से और चमकती आंखों के साथ अंदर आई। उसके साथ अन्ना और लियोना भी थीं। लियोना ने भी वायलेट जैसी ही हिंसक प्रतिक्रिया की और अपने आसपास की चीजों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जबकि अन्ना, जो उन दोनों के साथ थी, ने अपनी वास्तविकता को बदलने वाली शक्तियों से यह सुनिश्चित किया कि ग्रह पर किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचे। आखिरकार उसे यह पसंद नहीं था कि लोग उसके घर में गंदगी फैलाएं, और उसके नजरिए से उसके बेटे का पूरा ग्रह ही उसका घर था। इसलिए वह उन्हें इसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। दोनों महिलाएं, जो अब अपने ड्रैकनिक विशेषताओं के कारण जुड़वां बहनों की तरह लग रही थीं, विक्टर को ज़लाद्राक से भी बदतर नजर से देख रही थीं, एक नजर जो उस छोटी लड़की को देखते ही और भी तीव्र हो गई जो विक्टर की एक किशोर महिला प्रति लग रही थी और अपनी दादी अन्ना एल्डब्लर की तरह दिख रही थी। इस खबर पर अन्ना की प्रतिक्रिया सबसे शांत थी। उसने इसे स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गई,
जबकि वह उस छोटी लड़की को गर्म आंखों से देख रही थी जो उसकी और उसके बेटे की कार्बन कॉपी लग रही थी। अगर कभी उसके और उसके बेटे की कोई तस्वीर होती तो वह एक आदर्श उदाहरण होती। किसी कारण से वो वाक्य उसे बहुत गलत लगा और साथ ही बहुत सही भी। अन्ना इस विचार से शर्मा गई, लेकिन उसने इससे लड़ाई नहीं की। अब तक उसने अपनी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया था, और हिल्डा स्नो के प्रशिक्षण के साथ अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के बाद वह अच्छी तरह से जानती थी कि अब उसे क्या चाहिए। बच्चे के प्रकट होने से उसके विचार और भी पुख्ता हो गए। इस बच्चे की शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती, वायलेट ने क्रूरता और अधिकार जताते हुए कहा। उसने विक्टर की ओर उंगली उठाई और घोषणा की, प्रिय, तुम मुझे यहीं और अभी चो दोगे। जब तक तुम्हारी बेटी मेरे पेट में नहीं आ जाती, मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी। केवल तुम नहीं, वह मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा, लियोना ने उपहास किया। विक्टर ने स्पष्ट रूप से आह भरी, वायलेट और लियोना की घोषणा पर नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने समय रहते अपनी शक्तियों से योग के कानों को ढक दिया था, जिससे वह वायलेट की कही गई किसी भी बात को सुन नहीं पाया। ऑफिस और नीरो के साथ भी ऐसी ही स्थिति हुई, लेकिन यह अन्ना ही थी जिसने अपनी वास्तविकता को बदलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसा किया। दूसरी ओर वायलेट और लियोना की घोषणा ने उनके आसपास की लड़कियों को विक्टर की ओर बढ़ती हुई इच्छा के साथ देखने के लिए प्रेरित किया, जो वायलेट की इच्छा के बराबर लग रहा था। विक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सुंदर पत्नियों, आप जानती हैं कि मैं आपके ऐसा कहने का ही इंतजार कर रहा था। जब वायलेट ने विक्टर की प्रतिक्रिया सुनी और उसकी भावनाओं को महसूस किया तो उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो गई। कुछ ऐसा ही अनुभव लियोना ने भी किया। विक्टर अपनी पत्नियों को समझने में माहिर था। सिर्फ कुछ शब्दों से उन्हें शांत करने का काम इसका सबूत था। सिर्फ कुछ शब्दों से उसने उन्हें याद दिलाया कि अभी बच्चे न पैदा करने का फैसला उनका था। आखिरकार वे खतरनाक समय में सिर्फ कुलीन पिशाचों के रूप में रह रहे थे, जहां कई दुश्मन थे जो ऐसी स्थिति का फायदा उठा सकते थे। हाल ही में विक्टर ने बेजोड़ शक्ति और अपनी खुद की दुनिया हासिल की, जहां उन्हें सच्ची शांति महसूस हुई। हाल ही में उन्होंने संतानोत्पत्ति की संभावना पर विचार किया। आखिरकार विक्टर की निजी दुनिया में केवल उसकी अनुमति से ही प्रवेश किया जा सकता था। यह एक अपरिवर्तनीय दुनिया थी, जहां प्राइमोर्डियल्स भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, जैसा कि वे नर्क या वेलेनोरा द्वारा संचालित शहर में कर सकते थे। उनके सभी दुश्मनों का खात्मा कर दिया गया था, और जो लोग निकोलस की तरह कहीं और भाग गए थे, उनके लिए उससे निपटना बस समय की बात थी अगर वे उससे निपटना चाहते थे। आखिरकार वह मूल रूप से व्लाद और उसके कार्यों द्वारा बनाई गई एक समस्या थी। और जब तक निकोलस कहीं बाहर रहेगा, बूढ़ा आदमी ज्यादा देर तक कमजोर नहीं रहेगा। उसने अपनी गलतियों से सीख ली थी। जब तुम्हें ये दुनिया मिली थी तो मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए था, वायलेट ने पूरी स्थिति से असंतुष्ट होकर कहा। विक्टर ने याद करते हुए कहा, हमारे अपने शब्दों में, हम अपनी युवावस्था का आनंद लेना चाहते थे। और यह भी नहीं कि हम ठीक से नहीं जानते कि हमारा जीव विज्ञान कैसे काम करता है। विक्टर की आवाज बोलते बोलते काफी तकनीकी हो गई। क्या हम अंडे देंगे? आखिरकार हम ड्रैगन हैं। या क्योंकि हम भगवान हैं, क्या हमारे बच्चे सामान्य रूप से नश्वर लोगों की तरह होंगे? और क्या ये बच्चा अपनी दिव्यता को जागृत करते हुए 6 साल के बच्चे की उम्र तक बढ़ेगा? हालांकि कुछ पत्नियों ने अपनी दिव्यता को पूरी तरह से जागृत नहीं किया था, लेकिन यह एक तथ्य था कि विक्टर के साथ उनके सभी बच्चे किसी न किसी तरह से भगवान के रूप में पैदा होंगे। आखिरकार उनके पिता एक भगवान थे और उनकी मां एक सच्चे रक्त ड्रैगन थी, जो पूरे अस्तित्व के साथ संगत एक जाति थी। उनकी संतान से केवल एक देवता के जन्म लेने की संभावना कभी नहीं होगी, क्योंकि एक सच्चे ड्रैगन का शरीर स्वयं उनके पिता की दिव्यता को अवशोषित कर लेगा और एक पूर्ण देवता बन जाएगा। यही परिदृश्य ताशा फैनरा पर लागू नहीं होता। पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उनके बीच कुछ अंतर थे। वेयरवुल्फ के पूर्वज, जब उसकी बेटी होती है, तो बच्चा वेयरवुल्फ और ड्रैगन गॉड के हाइब्रिड के रूप में या प्रमुख जीन के साथ पैदा होता है, जो इस मामले में विक्टर का होगा। दूसरा विकल्प सबसे ज्यादा संभावित है। विक्टर के जीन बहुत ही शिकारी और घमंडी थे, और वह अपने खुद के जेनेटिक्स पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही ताशा और विक्टर के बच्चे हों, वह बच्चा ड्रैगन देवी के रूप में आएगा। ऐसी कई अज्ञात बातें हैं जिन पर निश्चित रूप से शोध की आवश्यकता है। वेलेनोरा ने सिर हिलाया।
ये भी संभावना है कि जोड़े की ताकत के कारण गर्भधारण की अवधि सहस्राब्दियों से अधिक हो सकती है। कुछ ऐसा जो ज़ालड्रैक के अपने शब्दों के अनुसार ट्रू ड्रैगन्स के इतिहास में पहले से ही दर्ज है। समूह ने पुष्टि के लिए ज़ालाद्राक की ओर देखा, लेकिन ड्रैगनेस लंबे समय से पूरी तरह से इससे बाहर थी। लेकिन अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए, उसने विक्टर से संपर्क नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह था कि उसे सहज खतरा महसूस हुआ। no12bjan.com विक्टर ने हल्की सी आह भरी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जिससे वहां मौजूद सभी ड्रैगनेस सिहर उठी। ज़लाद्राक ज़लाद्राक का शरीर कांप उठा और उसने जवाब दिया, हाँ। आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, विक्टर ने ठहाका लगाया। उसे ये तरीका पसंद नहीं था, जो असल में अपनी पत्नी पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का एक तरीका था, लेकिन यह ज़ालद्राक को वापस खींचने का सबसे प्रभावी तरीका था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे माफ कर दो, पतिदेव, वह अपने व्यवहार पर शर्मा गई। क्या आपके पास इस बारे में कोई अटकलें हैं? हालांकि ज़लाद्राक ने वेलेनोरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी उसके कानों ने उन्हें सुना, और उसके अत्यधिक विकसित मस्तिष्क की वजह से, उसने जो कुछ सुना, भले ही ध्यान न दिया हो, उसे याद रखा जा सकता था। इसलिए जब वह बोलती थी तो यह अजीब नहीं लगता था। उसकी बातें सही हैं। जब दो सच्चे ड्रैगन संभोग करते हैं, तो अंडे के ऊष्मायन काल में हजारों साल लग सकते हैं, और यह समय दो ड्रैगन की ताकत के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। खैर, ड्रैगन्स की इतनी कमी की एक वजह है। इतने सारे सच्चे ड्रैगन्स का एक साथ होना अपने आप में असामान्य बात है, यया बोली। चूंकि हमारे पति एक ऐसे ईश्वर हैं जिनमें आरंभ का गुण है, जो जीवन की अवधारणा को भी समाहित करता है, और साथ ही वे एक पूर्वज भी हैं, साथ ही सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक हैं। इन विभिन्न कारकों के कारण यह अवधि या तो बहुत लंबी हो सकती है या बहुत छोटी, वेलेनोरा ने कहा। एक आरंभिक देवता के रूप में, जिन्होंने जीवन की अवधारणा को भी मूर्त रूप दिया, सैद्धांतिक रूप से उनका और उनकी पत्नी का कोई भी बच्चा सामान्य से अधिक तेजी से दुनिया में आना चाहिए। लेकिन ये भी तथ्य था कि विक्टर बहुत शक्तिशाली था, और यद्यपि उसकी कुछ पत्नियां उसके जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, फिर भी कुछ के पास संभावित और अद्भुत शक्तियां थीं, जैसे स्वयं जीन और वेलेनोरा। अगर इन महिलाओं के बच्चे होते तो क्या होता? क्या ब्रह्मांड इसे संतुलित करने की कोशिश करेगा और उन पर बहुत लंबी गर्भधारण अवधि थोपेगा, या विक्टर की दिव्यता के कारण सब कुछ तेजी से होगा? पूरी स्थिति एक पहेली थी जिसे सुलझाया जाना था। आखिरकार, अब जो कुछ भी हो रहा है, वह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रूबी ने कहा, तो हम फिर से उसी शुरुआती बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से हमें तब तक कुछ भी ठोस पता नहीं चलता जब तक हम स्वयं पहली बार प्रयास नहीं करते। ठीक है, तो मैं इसका परीक्षण करने का पूरा प्रस्ताव रखती हूँ। वायलेट की आंखें और भी तीव्र हो गईं। वास्तव में, लियोना ने कई बार सिर हिलाया। तुम दोनों अपनी कामुकता को शांत करो। मैं तुम्हारी मंशा समझ सकती हूँ, लेकिन अब एक समस्या है। साशा ने वायलेट और लियोना की ओर आंखें सिकोड़कर देखा, जो पूरी तरह से एकमत थी। समस्या? क्या समस्या? वायलेट ने उलझन में पूछा। साशा ने बस आह भरी और योग की ओर इशारा किया, जो कागुया द्वारा दी गई ओनिगिरी को शांति से खा रहा था। अगर विक्टर लड़की का साथ छोड़ देता है, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? साशा के शब्दों से पूरा स्थान शांत हो गया, क्योंकि सभी का ध्यान अनजाने में ही उस अत्यंत शांत लड़की की ओर चला गया। ईमानदारी से कहें तो कुछ सेकंड के लिए वे लड़की के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गए, जिससे ये पता चला कि उनमें प्रजनन की इच्छा कितनी प्रबल थी। लेकिन साशा ने जो सवाल उठाया था वह अभी भी बना हुआ था। विक्टर जब अपनी प्यासी पत्नियों के साथ कबीले का विस्तार करने के लिए काम कर रहा था, तो उस अलौकिक देवता की देखभाल कौन करेगा जो अपनी उपस्थिति से वास्तविकता को विकृत कर सकता है? जवाब: कोई नहीं जानता था कि क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यहां कोई भी उसे संभाल नहीं सकता था। केवल विक्टर ही, जो उसकी ही जाति का था, उसकी अनियंत्रित शक्तियों के प्रभावों का सामना कर सकता था। इसलिए जब तक वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर लेती, वह उसका साथ नहीं छोड़ सकती थी। और भले ही यहाँ की कुछ लड़कियां बहुत विकृत थीं, लेकिन वे किसी बच्चे के सामने ऐसा नहीं करेगी, भले ही वह बच्चा कोई अलौकिक देवता ही क्यों ना हो। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वह सिर्फ एक एल्ड्रिच भगवान नहीं थी। वह विक्टर की बेटी है, और इसलिए वह उनकी बेटी भी थी।
हाँ, हो सकता है कि उन्हें उसकी माँ का उनसे पहले आना पसंद न हो, लेकिन बच्ची मासूम थी। वे बच्ची को किसी ऐसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, अब जब साशा ने यह बात उठा दी है तो उसकी शक्तियां क्या है? अन्ना ने पूछा। अध्याय 984, बेटियां। 4 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, अब जब साशा ने इसका उल्लेख किया है तो उसकी शक्तियां क्या है? अन्ना ने पूछा। विक्टर ने तुरंत ईमानदारी से जवाब दिया। एक बाहरी भगवान के रूप में वह भविष्य में विकास की संभावना के साथ अंतरिक्ष, अमूर्तता और शून्यता की अवधारणाओं के साथ पैदा हुई थी। मेरे सार के लिए धन्यवाद। वह आगे जाने की क्षमता रखती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये अवधारणाएं इस सृष्टि से बंधी नहीं हैं, बल्कि हमारी वास्तविकता से पूरी तरह से अलग किसी चीज से जुड़ी हैं। आखिरकार, जैसा कि उसका अपना शीर्षक बताता है, वह एक बाहरी भगवान, एक बाहरी व्यक्ति है, इस ब्रह्मांड और अराजकता के बाहर बनाई गई कोई चीज है। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया, एक असहज सन्नाटा। हर कोई छोटी लड़की को चिंता, सावधानी और शुद्ध अविश्वास के विभिन्न भावों से देख रहा था। तथ्य यह है कि वह इस ब्रह्मांड विज्ञान के बाहर अवधारणाओं का इस्तेमाल करती थी। इसका मतलब था कि उसकी कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं थी। उसकी सीमा वह थी जहां उसका अस्तित्व टिक सकता था। वह निश्चित रूप से एक अलौकिक देवता थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर से ये प्रारंभिक प्रश्न की ओर ले जाता है। आखिर इस लड़की की मां को कैसे कैद किया गया है? इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। इस मुद्दे के बारे में सोचते हुए रूबी को सिरदर्द होने लगा। वह अपने पति की तरह कोई बाहरी देवता नहीं थी, या इस मामले में कोई विशेषज्ञ भी नहीं थी, लेकिन अब तक उसने जो भी जानकारी एकत्र की थी, उससे अज़ाटोथ के कैद होने का साधारण तथ्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। रूबी के सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया, यहां तक कि खुद एस्थोथ भी नहीं, जो चर्चा सुन रहा था। ये जानना काफी दिलचस्प था कि इस निचले क्षेत्र में भी उसके बारे में कहानियां थीं, जो असामान्य नहीं था। ये देखते हुए कि उच्च स्तरों में भी उसके बारे में कहानियां थीं, उनमें से कई गलत थीं क्योंकि उन्होंने उसे अंत के जानवर या बिना किसी कारण के जानवर के रूप में चित्रित किया था। उसके कारावास के प्रश्न पर लौटते हुए, ये देखकर कि वे इस बात पर कितने अविश्वासी थे कि उसे क्यों कैद किया गया था और इतनी मजबूत होने के बावजूद भी वह क्यों कैद में है, उन्हें इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। अब जबकि वह परिपक्व हो गई है, तो क्या वह जा सकती है? यह विचार उसके मन में आया। अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने विशाल शरीर का उपयोग करते हुए, अपने कारावास से मुक्त होने का प्रयास करते हुए, उसने अपने चारों ओर अंतरिक्ष में एक दरार देखी, लेकिन जल्द ही इस दरार की मरम्मत कर दी गई। उसने अपनी शक्तियों का और अधिक उपयोग किया, लेकिन अंतरिक्ष अप्रभावित रहा जैसा कि उसका कारावास था। यह स्पष्ट था कि प्राइमोर्डियल्स ने उसके कारावास को और मजबूत कर दिया था। इस प्रदर्शन से तत्काल समझ में आया, मैं उतना परिपक्व नहीं हुआ हूं जितना मैंने सोचा था। मेरा अस्तित्व पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। पहले तो उसने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसने इसे क्यों स्वीकार नहीं किया। वह कौन थी और क्या चाहती थी, इस बारे में जागरूकता प्राप्त करके वह अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरी। वह एक बच्चे की अवस्था से वयस्क की अवस्था में आ गई, लेकिन उसका शरीर और अस्तित्व पूरी तरह से अलग था। बाहरी देवताओं को अपने विकास के चरण में बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसीलिए जब वह मुक्त थी, तो उसने अपने आसपास की हर चीज को खा लिया। उन सभी उच्च स्तरीय देवताओं के साथ उसने जिस ग्रह का उपभोग किया, उसके कारण वह एक एल्ड्रिच शिशु की अवस्था से एल्ड्रिच बच्चे की अवस्था में परिवर्तित हो गई। यदि उसने सृष्टि का उपभोग करने में अधिक समय बिताया होता, तो वह किशोरावस्था में पहुंच सकती थी। इस प्रकार वह परिपक्व अवस्था प्राप्त कर सकती थी जहां उसकी सभी शक्तियां अपने चरम पर होती। लेकिन ये प्रक्रिया बाधित हो गई, और उसे इस जगह पर कैद कर लिया गया, इस जेल के टुकड़े खाने के लिए मजबूर किया गया। अनंत और अंत की अवधारणा सृष्टि जितनी पौष्टिक नहीं थी, जो शुद्ध ऊर्जा से बनी थी, खासकर तारे और ब्लैक होल। मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने पर उसे अपनी शक्तियों की बेहतर समझ और उनका उपयोग करने में अधिक स्पष्टता प्राप्त हुई। यदि पहले वह एक जंगली घोड़े की तरह थी जो हर चीज और हर किसी को लक्ष्यहीन रूप से लात मारती थी, तो अब वह जो चाहती थी उस पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी और उससे भी अधिक मजबूत प्रभाव पैदा कर सकती थी।
यह ऐसा था जैसे कोई युवा मार्शल आर्ट का अभ्यासी नौसिखिए स्तर से, जहां उसे पता भी नहीं था कि वह क्या कर रहा है, निपुणता के स्तर पर पहुंच रहा हो। बेशक यह तुलना वाकई बहुत बुरी थी, क्योंकि हम एक ऐसे अलौकिक देवता के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी मंशा को वास्तविकता में प्रकट कर सकता है, जैसा कि उसने अपनी बेटी को जन्म देते समय किया था। लेकिन यह एक आदर्श उदाहरण है। आखिरकार अगर उसके पास यह मानसिक परिपक्वता नहीं होती, तो वह अपनी बेटी को बनाने में वह सब नहीं कर पाती जो उसने किया। जब वह अपने बारे में और अधिक खोज कर रही थी, तो उसने विक्टर के शब्द सुने। इस स्थिति की पहेली को अभी के लिए एक तरफ रखते हुए उसने योग की ओर देखा। अज़ेथोथ ने हमारी बेटी को एक शुरुआत दी, और मेरे सार के साथ उसने उसे उसके शुरुआती अस्तित्व से आगे जाने की क्षमता दी। हालांकि इसके साथ भी वह मुझसे या अपनी मां से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है जो पूरी तरह से अनोखा है, यहां तक कि बाहरी देवताओं के बीच भी। ये कुछ ऐसा है जो अज़ेथोथ को परिभाषित करता है कि वह क्या है, ठीक मेरी तरह। अस्थोथ ने सहमति में कई बार सिर हिलाया। विक्टर पूरी तरह से सही था। बाहरी देवताओं के रूप में जो बाहरी प्रभाव के बिना पैदा हुए थे, वे अपनी बेटी से पूरी तरह से अलग थे। वह और उसका पति अराजकता से पैदा हुए थे। वे अपने पैंथियन के नेता थे और साथ ही इसके निर्माता भी थे। वे अपनी बेटी से पूरी तरह से अलग हैं, जो दोनों के सार से पैदा हुई थी। जबकि अस्थोथ इस सृष्टि के बाहर अराजकता से पैदा हुआ था और उसे एक बाहरी व्यक्ति माना जाता था, उसका पति इस सृष्टि के भीतर अराजकता से पैदा हुआ था और इसके भीतर छिपा रहा। वह इस जगह का निवासी होने के बावजूद भी गुजर सकता था, भले ही वह एक बाहरी देवता था। परिणामस्वरूप इस न्यूनतम लेकिन महत्वपूर्ण अंतर का मतलब था कि इस स्थान के नियामक उसके पति के पीछे नहीं गए। यही बात उनकी बेटी पर भी लागू होगी, जिसके पास अपने पिता का सार था। अगर वह चाहे तो इस सृष्टि के भीतर पूरी तरह से छिप सकती थी, जो विक्टर और उसके वंशजों के लिए अद्वितीय था। वह स्वयं ऐसा नहीं कर सकती थी, भले ही वह अपने पति की नकल करने की कोशिश करती, फिर भी इस स्थान पर अस्तित्व के नियामक उसे महसूस कर लेते। जो कि, ईमानदारी से कहूं तो, काफी कष्टप्रद था। ठीक है, बढ़िया। आपकी नई पत्नी और बेटी सच्चाई को तोड़ती है। यह अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या हम उस हिस्से पर वापस जा सकते हैं जहां आप मुझे भरते हैं और मेरे ओवन में रोटी डालते हैं? वायलेट ने पूछा। कम से कम इस बार उसने यहां मौजूद युवा कानों के लिए कम आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। और उस प्रश्न ने वहां उपस्थित सभी लोगों, यहां तक कि उसके बगल में बैठी लियोना के मुंह से भी एक लंबी सामूहिक आह निकलवा दी। वायलेट, तुम कभी नहीं बदलती, है ना, औरत? साशा ने कहा। क्या? मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट है। आप टेंटेकल देवताओं की जबरदस्त शक्ति से जितना चाहें आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ओवन में रोटी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 टेंटिकल्ड गॉड्स हो। मैंने इतना हेंथी देखा है कि मुझे पता है कि यह कहाँ जा रहा है, लेकस ने बड़बड़ाया। और यह बड़बड़ाहट यहाँ मौजूद हर किसी ने सुनी, जिन्होंने लेकस की तरफ अपनी भौहें उठाई। एक ऐसा इशारा जिसने महिला को बहुत शर्मिंदा कर दिया। अपने बचाव में, उसका इरादा अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने का नहीं था। नोव एल बी जे एन एन। वायलेट ने लेकस की अनदेखी करते हुए कहा, और ये तो कहना ही क्या, अब इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये छोटी लड़की भविष्य में पूरी तरह से टूटी हुई बाहरी देवी हो सकती है, लेकिन अभी उसका अपनी शक्तियों पर मुश्किल से ही नियंत्रण है, और डार्लिंग ने जो संकेत दिया है, उसके अनुसार उसकी शक्तियां अब काफी सीमित हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, हाँ, उसका अपनी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, और वह सचमुच अभी अभी अस्तित्व में आई है। उसे मजबूत बनने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है। विक्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, वह एक नवजात शिशु है जो मुझसे भी कमजोर है। जब मैं शिशु था, अस्थोथ ने सोचा। तुलनात्मक रूप से, उसकी बेटी के पास शिशु होने पर उसके आकार और शक्ति का 1% भी नहीं था। उसकी बेटी को अभी तक उसका असली रूप भी नहीं मिला था। लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद, वह अभी भी एक बाहरी देवता थी जिसका अस्तित्व ही उसके आसपास की हर चीज को विकृत कर रहा था, और यह अकेला ही कमजोर प्राणियों के लिए बहुत खतरनाक था। आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं, वह सिर्फ उसकी निष्क्रिय क्षमताएं हैं जो उसके आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया करती हैं।
उसके पास बाहरी देवताओं की मुख्य विशेषता भी नहीं है, जो कि दूसरों को उन्हें देखते समय महसूस होने वाला सरासर पागलपन है। विक्टर ने आगे कहा, ठीक है, वह एक नवजात शिशु है जो मुझसे भी कमजोर है। जब मैं शिशु था, अस्थोथ ने सोचा, तुलनात्मक रूप से उसकी बेटी के पास शिशु होने पर उसके आकार और शक्ति का 1% भी नहीं था। उसकी बेटी को अभी तक उसका असली रूप भी नहीं मिला था। लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद वह अभी भी एक बाहरी देवता थी जिसका अस्तित्व ही उसके आसपास की हर चीज को विकृत कर रहा था, और यह अकेला ही कमजोर प्राणियों के लिए बहुत खतरनाक था। यदि कोई कमजोर नश्वर अब योग को छू ले, तो वे लड़की की निष्क्रिय क्षमताओं के कारण अपने जीवन को खो देंगे, जो उसके आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया करती है। फिर भी उसे अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक है। ये और भी बेहतर होगा यदि उसकी शक्तियों को सील कर दिया जाए और उनका उपयोग केवल तभी किया जा सके जब आप आसपास हो, डार्लिंग, स्कैथर, जो चुप था, ने टिप्पणी की। अवास्तविक चीजों में हेरफेर करने की क्षमता एक बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। मैं उस स्थिति को अच्छी तरह से देख सकता हूं जहां वह एक एनीमे देखती है जिससे मेरी बेटियां उसे निश्चित रूप से परिचित कराएंगी, और अगले ही पल वह एनीमे के पात्रों या यहां तक कि एनीमे वस्तुओं को वास्तविकता में लाना शुरू कर देती है। स्कैथा के स्पष्टीकरण से रूबी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य तीर उसके शरीर में चुभ रहा है, और फिल्मों, पुस्तकों और एनीमे को पसंद करने वाली कई लड़कियों ने भी अपनी आंखें चौड़ी करके ऐसा महसूस किया। वे भी ऐसा कर सकते हैं। हे, पेपर ने लार टपकाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने खुद को लाइटसेबर या अनोखी वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए कल्पना की थी जो केवल एनीमे और फिल्मों में मौजूद थी। चूंकि वे अवास्तविक वस्तुएं थीं, इसलिए ऐसी चीजें वास्तविकता में नहीं बनाई जा सकती थीं, यहां तक कि ड्रैकोनिक रून्स की उनकी क्षमता के साथ भी। ऐसी क्षमताएं जो शक्तिशाली लग सकती हैं, लेकिन केवल अन्ना, विक्टर या स्कैथर जैसे सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों के लिए। जिन लोगों ने पहले कभी रून्स को नहीं छुआ था, उनके लिए उन प्रभावों को दोहराना काफी जटिल था जो तीनों आकस्मिक रूप से कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वे अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकते थे। वे निश्चित रूप से इस कला में महारत हासिल कर सकते थे और तीनों की तरह अच्छे बन सकते थे, लेकिन इसमें भी समय लगता था। तो अगर वह चाहती भी तो पेपर गुंडम को नहीं बुला सकती थी। उसे वेलेनोरा के इसे बनाने या ड्रेकोनिक रून्स में पारंगत होने का इंतजार करना पड़ता ताकि वह ऐसा करने की कोशिश कर सके। और अगर वह पारंगत भी होती तो भी यह एक परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया होती। आखिरकार वह अवास्तविक को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन योगा के साथ उर्फ उसकी नई सबसे अच्छी छोटी बहन बेटी, वह अपने सपने सच कर सकती थी। उसे बस एक गुंडम दिखाने की जरूरत थी और एल्ड्रिच भगवान अपना जादू चला देगा। जैसे ही वह अपने विचारों में खो गई, जिसे वहां उपस्थित सभी लोग उसकी जीवंत अभिव्यक्तियों के कारण स्पष्ट रूप से देख सकते थे, स्कैथर एक मूक शिकारी की तरह उसकी बेटी के पीछे आ गया और थप्पड़, उफ, मेरा सिर। अध्याय 985, बेटियां। 5। बेकार की बातें सोचना बंद करो, पेपर। हमारी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। स्कैथर ने दूसरी महिलाओं की तरफ देखा। ये सभी के लिए है। अगर मैं तुम में से किसी को भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हुए पकड़ लूं, तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही कठोर प्रशिक्षण सत्र होगा। मुझे भी उस प्रशिक्षण में शामिल कर लो, जीन ने पूरी तरह से समर्थन किया। सबसे दयालु पत्नियों में से एक होने के नाते, वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों का उनकी माताओं द्वारा शोषण किया जाए। मुझे भी इसमें शामिल कर लो। मेरे जीवित रहते हुए यहाँ किसी भी बच्चे का शोषण नहीं किया जाएगा, अन्ना ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा। उसकी लाल ड्रेकोनिक आंखें तीव्रता से चमक रही थीं, जो विक्टर की गंभीर निगाहों की याद दिला रही थी। मैं भी मदद करूंगी, हेस्टिया एल्डरब्लड ने सिर हिलाया। हाँ, महिला को किसी तरह उसका उपनाम मिल गया क्योंकि उसने उसे ड्रैगन में बदल दिया था। चूल्हा की देवी हमेशा विक्टर से बचती रहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं महान और दुष्ट ड्रैगन उसे खा न ले। विक्टर अभी कुछ समय के लिए इसे स्वीकार कर रहा था। आखिरकार वह अपनी पत्नियों को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो वे नहीं करना चाहती, जब तक कि यह उनके अपने भले के लिए न हो। हालांकि हेस्टिया अब शर्मीली हो गई थी। उसने विक्टर के पास जाने की इच्छा में प्रगति दिखाई, लेकिन प्रगति अपेक्षाकृत धीमी थी, और वह अभी भी एक डरी हुई बिल्ली की तरह व्यवहार कर रही थी। विक्टर को यह स्थिति बहुत पसंद आई। चूल्हा की देवी को लगातार अपनी उर्वर कल्पना में फंसा हुआ देखना दिलचस्प था।
सच कहूं तो यही एक कारण था कि विक्टर अभी तक उसे पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे चूल्हा की देवी को लगातार कल्पना में देखना अच्छा लगता था। उसकी प्रतिक्रियाओं ने उसके दुखवादी आंतरिक स्व को मनोरंजन से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जब चारों महिलाओं ने अपना समर्थन व्यक्त किया, तो सदस्य सिहर उठे। ऐसा नहीं था कि वे अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विक्टर ऐसे कामों को स्वीकार नहीं करता। वे बस हानिरहित मांग करने जा रहे थे, जैसे कि लाइट्सबर्ग क्रेन या सेक्सी नोटबुक जिसके पन्नों में दो प्राणियों को खरगोशों की तरह संभोग करने की शक्ति हो। वैसे भी वे सरल और हानिरहित अनुरोध थे, लेकिन अब 3 महिलाओं की चेतावनी के साथ वे विचार खिड़की से बाहर उड़ गए। वे उस नारकीय प्रशिक्षण से गुजरना नहीं चाहती थी, जो उनके ड्रैगन शरीर के साथ भी उन्हें पीड़ा देता था। कोई यह कह सकता है कि ठीक उसी तरह, क्योंकि उनके पास मजबूत ड्रैगन शरीर था, इसलिए प्रशिक्षण और भी कठिन था। वे शायद अतिशयोक्ति कर रहे हों, लेकिन याद रखें कि प्रशिक्षण का प्रभारी कौन है। वह व्यक्ति स्कैथस स्कारलेट एल्डरब्लड है, वह महिला जो प्रशिक्षण शब्द को नए अर्थ देना पसंद करती है। हम विचार में दम है। मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये वही भावना होगी जो मुझे अपनी माँ के साथ हुई थी, विक्टर ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। उसने छोटी लड़की को उसकी बाहों से उठाया और उसे हवा में उठा लिया, जैसे कि वह उसे अपने अधीनस्थों से मिलवा रहा हो। एक मजेदार संदर्भ जिसे यहाँ मौजूद अधिकांश लोगों ने पहली नजर में ही समझ लिया। केवल वे लोग जो लोकप्रिय मीडिया तक ज्यादा पहुंच नहीं रखते थे, इस इशारे को नहीं समझ पाए। विक्टर ने अपने दुर्लभ रूप की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके शरीर की ऊर्जा लड़की की ओर चली गई और अदृश्य त्वचा की एक अतिरिक्त परत की तरह उसके शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। छोटी बच्ची के चारों ओर की विकृति पूरी तरह से बंद हो गई, और सब कुछ सामान्य हो गया, मानो वह एक बिल्कुल साधारण बच्ची हो। हम पिताजी ऊर्जा, अच्छा। वह धीरे से मुस्कुराई। विक्टर भी मुस्कुराया, उसने उसकी टांगें पकड़ ली और उसके सिर को सहलाया, जबकि छोटी लड़की ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। मुझे निश्चित रूप से इस तरह से और अधिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसमें बहुत संभावनाएं हैं, विक्टर ने अपने विचार जोर से कहे, जबकि उसने इस बात को अनदेखा किया कि उसके और उसकी बेटी के कार्यों का आसपास की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, जिससे उनकी मातृत्व संबंधी इच्छाएं और भी अधिक भड़क उठी। दूसरी ओर ऑफिस और नीरो, उनके सिर की नसें उभर आई थीं, और जब उन्होंने अपने सामने ये दृश्य देखा तो खतरे की उनकी भावना एक नए स्तर पर पहुंच गई। वे अपने पिता के पसंदीदा थे। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि यह कभी न बदले। योग को एक हल्की सी अनजानी अनुभूति हुई। उसने स्रोत की ओर देखा और देखा कि 2 लड़कियां बहुत गंभीर भाव से उसकी जांच कर रही हैं। योग ने बिना किसी बुरी मंशा के उनकी ओर धीरे से मुस्कुराया, जिससे ऑफिस और नीरो का तनाव थोड़ा कम हो गया। अब उन्हें इस भावना के बारे में थोड़ा जटिल महसूस हुआ। वे बुरी लड़कियां नहीं थीं, वे बस अपने पिता का ध्यान आकर्षित करना चाहती थीं। नीरो और ऑफिस ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उन्होंने फैसला किया कि बिना किसी बात पर लड़ने के बजाय वे सीधे अपने पिता के पास चले जाएंगे। ये पूरा आदान प्रदान विक्टर ने देखा, जो बस मुस्कुराता रहा। किसी संभावित समस्या को हल करने के लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस चीजों को स्थिर रखने के लिए सभी पर ध्यान देने की जरूरत थी, ऐसा कुछ जो उसके लिए अपनी मौजूदा शक्तियों के साथ करना बेहद आसान था। प्रिय, वायलट ने चिड़चिड़ाहट और इच्छा के साथ गुर्राहट के साथ कहा, जो उसकी आवाज से झलक रही थी। मुझे पता है। विक्टर ने वायलट को देखकर हल्की मुस्कान बिखेरी, फिर अन्ना की ओर बढ़ा, अपनी बेटी को उसे सौंप दिया, और कहा, मैंने भी तुम्हारी तरह ही कई बार उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। वह उन शक्तियों का उपयोग तभी कर सकती है जब मैं चाहूं। अभी के लिए बस उससे सभी से मिलवाओ और उसे परेशान मत करो। वह बाहरी देवी हो सकती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक नवजात शिशु जैसा है। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। मुझे पता है तुम ऐसा करोगी। विक्टर मुस्कुराया, फिर उसने एफ्रोडाइट, हेस्टिया, जीन, अमातेरसु, हेलेना, कागुया और वेलेनोरा को देखा, जो समूह की सबसे जिम्मेदार महिलाएं थीं, एक महत्वपूर्ण नजर से। एक ऐसी नजर जिसने उसके सभी इरादों को व्यक्त किया, जिसे महिलाओं ने विक्टर के प्रति पूरी तरह से सचेत होने के कारण उसके आदेशों के रूप में समझा। कागुया कुछ करने के लिए छाया में गायब हो गई।
एफ्रोडाइट, हेलेना और वेलेनोरा कुछ करने के लिए एक साथ कमरे से बाहर चली गईं। अमातेरासु ने हारुना और मिजुकी को खींचकर दूसरे कमरे में ले गया। यया और निक्स, इस बात का ध्यान रखना कि जानकारी लीक ना हो। अलौकिक दुनिया को मेरी बेटियों के बारे में तभी पता चलना चाहिए जब वे पूरी तरह से बड़ी हो जाएं और खुद की रक्षा करने में सक्षम हो जाएं। तब तक पूरी सुरक्षा। हाँ डार्लिंग, हम निगरानी रखेंगे, यया ने अपने और निक्स के लिए उत्तर दिया। ताशा और माया, मुझे लगता है कि आपके वेयरवुल्फ विवेक के महत्व को समझते हैं, है ना? चिंता मत करो डार्लिंग, मैंने केवल सबसे वफादार नौकरानियों को ही लाने का ध्यान रखा है। वे कभी भी मुझे या तुम्हें धोखा नहीं देंगी, ताशा ने पूर्ण निश्चय के साथ कहा। वे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि ड्रैगन को क्रोधित करने का क्या परिणाम होगा, माया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा। अच्छा, सिर्फ संदर्भ के लिए, मैं ग्रह का समय बदल रहा हूं। यहाँ के 1000 वर्ष बाहर के 1 वर्ष के बराबर होंगे। यह अधिकतम समय है जिसे मैं अपने भविष्य के प्रशिक्षण और विकास को पूरी तरह बाधित किए बिना बढ़ा सकता हूं। इन शब्दों ने उन लड़कियों को स्तब्ध कर दिया जो समय की दिव्यता के बारे में जानती थी। अगर हेला यहां होती, तो वह निश्चित रूप से शुद्ध अविश्वास से बेहोश हो जाती। यह ध्यान देने योग्य है कि समय को सामान्य उपयोग से बाहर रखने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। यहां तक कि हेला खुद भी अधिकतम 50 वर्षों तक ही समय बदल सकती थी, और वह भी सिर्फ एक कमरे के लिए। विक्टर ये कार्य पूरे ग्रह पर कर रहा है, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। पागल, जैसी कि डार्लिंग से उम्मीद थी, मोर्गाना ने उसकी बात सुनकर आह भरी। मुझे समझ नहीं आ रहा, डार्लिंग, तुम पूरे घर में ऐसा क्यों नहीं करते? क्या समय बीतने के साथ यह अधिक कुशल नहीं होगा? सिएना ने पूछा। यह सच है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ग्रह भी विकसित हो। ग्रह पर जितना अधिक समय बीतता है, आयाम उतना ही मजबूत होता जाता है, घुसपैठियों को रोकता है, और मैं खुद भी उतना ही मजबूत होता जाता हूं। मैं शायद गया जैसी ग्रह संबंधी कुछ देवियों को भी प्राप्त कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह ... तो आप एक पिता भगवान होंगे? गया की मां देवी के विपरीत? लेकस ने पूछा। मूल रूप से, हाँ, विक्टर ने हंसते हुए कहा। अब मेरे देवताओं के साथ, मैं मूल रूप से एक पूरे देवमंडल का आदिम हूँ। वास्तव में, 2 देवमंडल हैं यदि आप एल्ड्रिच को गिनते हैं, विक्टर ने अंत में सोचा। उद्धरण चिन्ह ... क्या इसका मतलब यह है कि हम एक जैसे हैं? रूबी ने कहा। मेरा मतलब है, अभी नहीं, लेकिन मैं हमारे भविष्य के बारे में बात कर रही हूं जब हम अपनी दिव्यता को परिष्कृत करेंगे। एफ्रोडाइट, गैया, हेस्टिया, निक्स, मेटिस और अमातेरासु को वर्तमान में आदिमानव माना जा सकता है, लेकिन आदिमानव बनने के लिए आपको देवत्व में अधिक दक्षता की आवश्यकता होती है। आखिरकार, आदिमानव न केवल देवताओं के समूह में जन्म लेने वाले पहले देवता हैं, बल्कि वे ऐसे देवता भी हैं जिनका दिव्य अवधारणा के साथ सबसे अधिक जुड़ाव है। मैं समझ गई। ये बात सही है, सिएना ने सिर हिलाया। तो इसका जवाब हाँ है ना? रूबी बोली। वास्तव में, तुम्हें अपने बारे में, अपनी दिव्यता के बारे में और यह कि यह सृष्टि से कैसे संबंधित है, और अधिक सीखना चाहिए। नए नाइटमेयर टॉवर के सभी लाभों का अपने लाभ के लिए उपयोग करो। मुझे यकीन है कि वहां के दुश्मन तुम्हें, एक ड्रैगन, मेरी प्यारी रूबी को भी आश्चर्यचकित कर देंगे। उद्धरण चिन्ह ... तुम मुझे हैरान कर रहे हो। रूबी उत्साह से मुस्कुराई। क्या तुमने टॉवर में बिना किसी को बताए कुछ और भी किया? हाँ, सचमुच, विक्टर ने सिर हिलाया। प्रिय, वायलट ने हताशा में अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे चारों ओर एक छोटा सा भूकंप आ गया। सिएना, लेकिस और पेपर भी आपकी मदद करेंगे। मुझे अपना प्रशासनिक प्रशिक्षण साबित करें। विक्टर ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और कुछ अभद्र बात कहने ही वाला था, लेकिन अपनी बेटियों को पास देखकर वह रुक गया। उसकी मुस्कान वैसी ही रही, और वह बोला। रूबी, साशा, स्कैथर, एग्नेस, नताशा, एलेनोर, रोज, मेरे साथ आओ। तुम सब लोग अपना काम जारी रखो। हमें कई काम संभालने हैं, और महत्वपूर्ण व्यक्ति पूरी तरह से सत्ता नहीं छोड़ सकते। सिएना, लेकिस और पेपर भी आपकी मदद करेंगे। मुझे अपना प्रशासनिक प्रशिक्षण साबित करें। NOWELLBEIN.CO। हाँ, डार्लिंग, इसे हम पर छोड़ दो। पेपर ने बहनों की ओर से उत्तर दिया। लियोना ने नामों पर एक भान उठाए। क्या आपको यकीन है कि आप इतने सारे ड्रैगन को संभाल सकते हैं, डार्लिंग?
इस सवाल पर विक्टर ने केवल एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ लियोना को देखा। मेरी जान, ये गलत सवाल है। सही सवाल यह है कि तुम मुझे कब तक संभाल सकती हो। विक्टर की निगाहों के सामने लियोना और वायलट कांप उठी, जिससे वायलट और भी उत्साहित हो गई। चलो डार्लिंग, साबित करो कि तुम्हें पूर्वज क्यों कहा जाता है, और चलो कुछ सृजन करते हैं। उसने खुद को विक्टर पर फेंक दिया। भगवान के लिए, वायलट, इतनी अभद्रता मत करो, अन्ना ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने उन शब्दों को छोटी लड़कियों तक पहुंचने से रोक दिया था। वायलट ने अन्ना की कही हुई कोई भी बात नहीं सुनी और उसने खुद को विक्टर पर फेंक दिया। जब उसने विक्टर की छाती पर मारा, तो विक्टर द्वारा बताए गए सभी लोग गायब हो गए और सीलबंद कमरे में दिखाई दिए। तुरंत ही अश्लील आवाजें सुनाई देने लगी। शुद्ध वयस्क मनोरंजन के 15,000 शब्द, शानदार विवरण और विभिन्न ऊपरी और निचले गुफाओं में डाले गए कई तरल पदार्थों के साथ।